नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो शाम का 8 बज गया है और हमारा टाइम हो गया है सीटेट 2020 का। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4, जिसमें हम कुल 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला जो है उसकी संकल्पना को पढ़ाने में जो विद्यार्थी हैं उनकी अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। खाद्य श्रृंखला आप जानते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनके सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और जो विद्यार्थी हैं उनके समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और चौथा कह रहा है कि विभिन्न आवासों में चलने वाली जो संभावित खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनकी खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो 4 ऑप्शन है, बात करें कौन सा सही हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आप यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो जीव हैं उनके प्ले कार्ड जो है वो बनाना है और विद्यार्थियों जो हैं उनके समूह को विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उसको सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन भी आपको लग सकता है कि विभिन्न आवासों में चलने वाली जो संभावित खाद्य श्रृंखलाएं उनकी खोज के लिए विद्यार्थियों को कहना, परंतु वो सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि विभिन्न जो आवास हैं उसमें वो जो छात्र हैं प्राथमिक स्तर पर हैं वो कैसे जाएंगे। जब एक लेवल आ जाता है, बच्चे का बड़ा हो जाता है, तब वो इस प्रकार के जाकर डोर टू डोर जो है सर्वे चलते हैं, तो वो सभी छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, वो बड़े लोगों के लिए होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, कि किसके लिए मछली घर जो है वो यानी कि एक्वेरियम, उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। यही प्रश्न मैंने सेट नंबर 3 में पूछा था और कहा था आपसे कि अगले वाले पार्ट में हम इसका उत्तर देखेंगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अधिक ऑक्सीजन जो है उसको पानी में घुलने देने के लिए जो है वो जो आप देखते हैं हवा वाला पंप लगा रहता है, वो इसीलिए जो है वो लगा रहता है। और जो मछली घर है उसमें हवा वाले पंप के साथ साथ प्रकाश और जो भोजन है उसकी भी उचित व्यवस्था की जाती है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही जो है मछलियाँ तैरती रहती हैं। तो उसकी जो तली है उसमें मिट्टी या आप देखते हैं रेत की एक मोटी परत होती है, या आप कह सकते हैं रंग बिरंगे उसमें पत्थर टाइप के होते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और जो पानी उसके अंतर्गत होता है वो आपका क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, साफ़ शुद्ध होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, कि जो अंजलि है उसकी सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला कि दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा कि जो इनेमल है कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। तीसरा कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और चौथा कि हर खाने के बाद कुल्ला करें। ये 4 चीज़ें बता रही कि कैसे जो दांत हैं वो जो है वो नष्ट ना हो या सड़े ना या ख़राब ना हो, उसके लिए उसने 4 ये तरीके बताए। तो अंजलि जो है उनको उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन जो है वो करना चाहिए जो दांत हैं उसमें क्षय से बचने के लिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी, डी और ए, यानी कि आपका ये भी ऑप्शन, डी वाला भी ऑप्शन और ए वाला भी ऑप्शन। केवल और केवल इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, ये कोई तरीका कह सकते हैं उपयुक्त या क्षय से बचाने के लिए उपयुक्त तरीका जो है वो नहीं है। बाकी आपके जो है वो नॉर्मल तरीके आप जो डेली अपनाते हैं वो जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि नीचे दिया गया एक वेन आरेख है, इसका आपको अध्ययन करना है। इसमें इधर वाला जो आप गोला देख पा रहे हैं ये ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, इधर वाला देख पा रहे हैं ये पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, और इधर वाला देख पा रहे हैं ये अंडे देने वाले जीव जंतु हैं। और सेंटर में जो देख पा रहे हैं एक्स, ये तीनों में कॉमन है। तो प्रश्न आपका ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु हैं जो एक्स में रखे जा सकते हैं, यानी कि वो ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी पर भी रहते हैं और अंडे देने वाले जीव जंतु तीनों में आते हैं। ये आपसे पूछा गया मगरमच्छ, ईल यानी कि सर्पमीन, सार के मछली। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका मगरमच्छ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं जमीन और पानी दोनों में रहता है और अंडे भी देता है। इस प्रकार का केवल और केवल आपका मगरमच्छ जो है वो हो जाएगा। और
इसके अलावा जो ये अन्य ऑप्शन है इनको आप इस एक्स वर्ग में जो है वो नहीं रख सकते। अगला प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है, ये यहाँ पर पूछा गया और नीचे 4 ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए जो 4 ऑप्शन है इसमें कुछ भोजन जो है या कह सकते हैं जो जीव जंतु हैं उसमें आते हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनमें कुछ आते हैं, परंतु आपसे दोनों पूछा गया है, उस आधार पर बात करते हैं उत्तर की। तो वृद्धि और प्रजनन ये आपका दोनों में आने वाली कह सकते हैं जो जैविक प्रक्रिया है उसमें जो है वो आ जाएंगी, या आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मच्छर जो है आप या मच्छर के जो काटने से आप कह सकते हैं मलेरिया रोग होता है, या इसी को आप कह सकते हैं जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है वो होता है, और इस रोग का जो वाहक होता है वो आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो है वो होता है। लक्षण क्या होते हैं इसमें, जो पीड़ित व्यक्ति होता है इसको ठंड के साथ कह सकते हैं तेज बुखार आता है, और यही चीज़ जो इसमें बाद में लिखी है एनीमिया लौह, तो आप कह सकते हैं लौह की कमी से रक्त अल्पता जिसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं वो जो है वो रोग हो जाता है। आप कह सकते हैं भोजन में जो नियमित रूप से लौह तत्व नहीं होता है उसकी कमी से, और जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा भी इसमें जो है वो कम होने लगती है, तो ये आप कह सकते हैं इसके लक्षण के रूप में जो है वो दिखता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मछली घर है एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, या खनिज रहित है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। खनिज रहित है, जब आप कह सकते हैं कि मछली को पहले से उबला लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर होता है उस पर ठंडे किए गए पानी से जो भरा एक्वेरियम है उसमें डालते हैं तो मर जाती है। रीज़न क्या होता है उसका, खनिज तत्व उसके जो है वो नष्ट हो जाते हैं या खनिज तत्व रहित हो जाता है वो पानी। अगला प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ABCD 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वहाँ पर पानी जो है वो नहीं है, गहरे जो है वहाँ पर गहर हैं और ऊंचे ऊंचे जो है वो पहाड़ हैं। और एक चीज़ यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा की सतह और उसकी जो आंतरिक स्थिति होती है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो सेलेनोलॉजी जो है वो कहलाता है, सेलेनोलॉजी जो है वो कहलाता है। और ये सभी जो है वो इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। और एक विशेषता और ध्यान रखिएगा वो है 1/6 भाग गुरुत्व पाया जाता है चंद्रमा का यदि आप पृथ्वी की तुलना में जो है कंपेयर करें। अगला देखते हैं प्रश्न 9 कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां जो है वो पढ़ती है। पहली सावधानी कि अपने आसपास पानी को ना जमा होने दें। दूसरा कह रहा है कि पानी के जो बर्तन हैं, कूलर हैं, टंकी हैं उनको साफ रखें। तीसरा क्या कह रहा है कि यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा भी हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और चौथा कह रहा है कि स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये जो पोस्टर पर आप देख रहे हैं लाइनें लिखी हुई हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किसके फैलने के बारे में यहाँ पर जागरूकता की बात की जा रही है, ये पूछा गया है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, या आपका चेचक और मलेरिया, या डेंगू और आई फ्लू, या टाइफाइड और हैजा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो लक्षण आपको पता होंगे तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जितनी आप यहाँ पर सावधानियां देख पा रहे हैं सभी जो है इसी से संबंधित होती हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा
प्राथमिक कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है तो ये विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार करेगा? क्या प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, या कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल जो है उनके विकास, और चौथा है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि कल शाम के 8 बजे आपकी सीटेट की क्लास होगी टॉपिक वाइज, जिसमें बाल विकास का जो आपका जीन पियाजे का टॉपिक है वो कंप्लीट कवर कराया जाएगा। तो 8 बजे कल शाम को अवश्य आ जाइएगा। एक जो नई टीचर की मैंने बात की थी वो आपको कल जो है वो पढ़ाएंगी। तो कल शाम 8 बजे जीन पियाजे आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कल 8 बजे अवश्य आ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि उन नए टीचर का भी हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा ताकि आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की। तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जो जीवन स्थितियां हैं उनके साथ जोड़ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य आप यही कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी वो अपने अनुभव से कुछ चीज़ सीखे, बाहरी दुनिया से अपने आप को जोड़ सके, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 कि कक्षा में पोषण जो प्रकरण है उसका परिचय अधिक प्रभावी तरीके से करने के लिए जो एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया। पोषण आपका टॉपिक है। तो मानव दांत का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी जो सामग्री है भोजन की उसको देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न जो भोजन है उसके उदाहरण देने चाहिए। और चौथा कह रहा है कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो पोषक तत्व हैं उनसे भरपूर जो विभिन्न भोजन है उनके उदाहरण देने चाहिए। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा जो पोषण आप टॉपिक या प्रकरण जो है वो पढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पोषक तत्व के लाभ क्या हैं, वर्तमान में जो प्रचलित फूड्स हैं उनके हानिकारक या फास्ट फूड जो है उनकी क्या हानियां हैं, सभी के बारे में आप बता सकते हैं। तो आपका यही आपका उदाहरण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 कह रहा है, थोड़ा सा लेंदी है पर थोड़ा सा पहले आपको प्रश्न को समझना है फिर आप देखते हैं उत्तर। तो पहला कह रहा है 12 में पॉइंट की शामिल करना यानी कि इंगेज, खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर, व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन, विस्तार करना यानी कि एलोबरेट और मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएट। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 ES हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक जो अनुभव हैं उनको विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षा इनमें से निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए जो है वो कहती है। तो ये नीचे आप गतिविधियां देख सकते हैं कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा कह रहा है कि 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। तीसरा कह रहा है कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक जो है उसका काम करें। और ये इसके बाद नीचे लाइन लिखी है कि शिक्षक द्वारा जो दी गई उपयुक्त गतिविधियां इनमें 5 ES में कौन से शामिल नहीं होते हैं, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। और नीचे इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखा है, इंगेज और इवेल्युएट, एक्सप्लेन और एलोबरेट, एक्सप्लोर और इवेल्युएट या इंगेज और एक्सप्लोर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आप देखिए बीजों को सबसे पहले रात भर पानी में रखा गया, सूती कपड़े या गीले कपड़े में रखा गया। फिर उसके बाद 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन किया गया, आए परिवर्तन जो है उनको रिकॉर्ड किया गया, पुस्तक पढ़े गए और दिए गए जो कार्यपत्रक है उसका काम किया गया। तो इसमें आपका इंगेज यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है शामिल करना, ये वाला ये आपका नहीं आया है। और एक्सप्लोर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर पे जो लिखा हुआ है खोजबीन करना, ये दोनों चीज़ें जो है आपका नहीं आया क्योंकि इन तीनों पॉइंट में शामिल करना और खोजबीन करना नहीं आया, जबकि व्याख्या करना भी आया, विस्तार देना भी और मूल्यांकन करना भी। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि एक कक्षा के अनुभाग आग को पेट्रोलियम और कोयले के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसे होने का कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। तीसरा कह रहा है कि मल्टीमीडिया जो सामग्री है उनका प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है।
चौथा कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिछले वाला जो सेट था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए जो सभी इंद्रियां हैं उनको शामिल करती हैं, और इससे जो अधिगम होता है वो भी आपका उतना ही ज़्यादा स्थायी हो जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 14 की एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उनके ऑप्शन क्या है कि उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। दूसरा कह रहा है कि उनके अधिगम के कमजोर जो क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तीसरा कह रहा है कि ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, और चौथा कह रहा है कि उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो आपका इस प्रकार का तो ऑप्शन बिल्कुल ही कट हो जाता है। तो 3 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनके अधिगम के कमजोर जो क्षेत्र हैं सबसे पहले तो आप उनको पहचानिए और उसके अनुसार जो सुधारात्मक उपाय हैं वो जो है वो उपलब्ध कराइए। लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 15 लास्ट आपका प्रश्न है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा तरीका सही है, ये आपको बताना है। और इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, संपादन करना, अंक योजना, इसी टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको छांटना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो थोड़ा सा 5 सेकंड का एक्स्ट्रा हम समय दे रहे हैं, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। और इसके अलावा चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलते रहें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले आप डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं और उनका संपादन करने के पश्चात अंक योजना जो है वो लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कि मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा जो है वो पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या असम में। तो ये 4 ऑप्शन है। वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।